हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, अभी हम एक एनसीईआरटी की सीरीज लेकर के आए हैं। इस सीरीज के अंतर्गत क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी जीएस के बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनको कंप्लीट किया जाएगा वन बाय वन। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोग क्लास 6 का भूगोल खत्म कर चुके हैं और क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। क्लास 6 हिस्ट्री में भी चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर दिया गया है। आज चैप्टर 5 की बारी है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर 5, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। देखिए, हर चैप्टर के भांति इस चैप्टर में भी एक कैरेक्टर है, स्टूडेंट है, उसका नाम है शंकरन। शंकरन के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतदान के लिए जा रहे होते हैं। तो शंकरन को उत्सुकता होती है ये कहाँ पर जा रहे हैं। तो उसके दादाजी बताते हैं कि वो चुनाव में मतदान के लिए जा रहे हैं। तो शंकरन को उत्सुकता होती है कि ये मतदान क्या होता है, चुनाव क्या होता है। तो इन चीज़ों का आंसर ही देते हुए ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। आज के समय में कैसे बन रहे हैं। लोकतंत्र है, जनता वोट करती है और वो बन जाते हैं। उस समय में, बहुत पुराने समय की बात है, लगभग 3000 साल पहले कैसे राजा बनते थे लोग। लगभग 3000 साल पहले यज्ञों के आयोजन के माध्यम से कई लोग अपने आप को राजा के तौर पर स्थापित कर दिए। इन यज्ञों में एक फेमस यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। तो देखिए, इस अश्वमेध यज्ञ के नाम में ही है अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स। ठीक है। तो इस यज्ञ में क्या किया जाता है, जो एक शक्तिशाली योद्धा, एक राजा होता है, वो अपने राज्य से एक घोड़े को छोड़ता है और वो घोड़ा जिन राज्यों से होकर गुजरता है, वहां के राजा अगर उस घोड़े को रोकते हैं तो उसे इस शक्तिशाली राजा से युद्ध करना पड़ेगा, और अगर नहीं रोकते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस शक्तिशाली राजा को अपना अधिपति मानते हैं, अपना राजा मान लेते हैं। ठीक है। तो यही कंसेप्ट था अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहा जाता है, शुंग वंश की जो स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, इसने अपने जीवन काल में इन्होंने अपने जीवन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है। और इनके पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि का आप नाम सुनते हैं, ये योग की स्थापना पतंजलि ने की थी। योगा जो रामदेव बाबा करते हैं, वही पतंजलि एक महर्षि का नाम था जिन्होंने योग की स्थापना की थी। और ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, उसके पुरोहित थे, और इन्होंने ही, इनके हेल्प से, पतंजलि के हेल्प से पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ का क्या प्रोसेस होता है। घोड़ा छोड़ दिया, अगर कोई भी राजा घोड़ा को अगर रोकते हैं तो उनको युद्ध करना पड़ेगा, पहला स्टेप। अब देखिए, घोड़ा सभी जगहों से घूम करके वापस आ गया, तो जितने राजाओं ने इनको अपना अधिपति बना लिया, आधिपत्य स्वीकार कर लिया, उन सबको ये जो शक्तिशाली राजा होता था वो आमंत्रण देता था। आधिपत्य स्वीकार करने वाले राजा को आमंत्रण दिया जाता था। जो राजा हार गए थे या फिर जिन्होंने घोड़े को नहीं रोका, उसको बुलाया जाता है। वे सभी राजा इस शक्तिशाली राजा के दरबार में आते थे और उपहार लेकर के आते थे, गिफ्ट्स लेकर के आते थे अपने नए राजा के लिए। ठीक है। और जब युद्ध क्षेत्र में राजा होता था, जैसे मान लीजिए किसी ने घोड़े को रोक दिया तो युद्ध होगा। उस युद्ध में जब ये राजा पहुंचते थे, जैसे मान लीजिए पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध किया, अगर कोई इनका घोड़ा रोकता तो ये युद्ध के लिए जाते। तो उस युद्ध में सारथी जो होता था, जो रथ को चलाता है, ये सारथी जो है वो राजा के साथ हमेशा रहते थे पूरे युद्ध में। तो जब ये यज्ञ शुरू होता था तो उस यज्ञ में ये सारथी अपने राजा का पूरा महिमा मंडन करते थे, उनका गुणगान करते थे कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाई, कौशलता दिखाई, कुशलता दिखाई। ठीक है। तो सारथी द्वारा राजा का महिमा मंडन किया जाता था। इसके बाद जो पुरोहित थे वो एक पवित्र जल का छिड़काव करते थे राजा के ऊपर। ठीक है। और कई सारे अनुष्ठान वगैरह करते थे। ठीक है। और राजा के सगे संबंधी, जैसे कि उसकी पत्नी, बच्चे, ये सभी भी कुछ कुछ छोटे मोटे अनुष्ठान करते थे। ये पूरा प्रोसेस है अश्वमेध यज्ञ का। ठीक है। और इस यज्ञ में जन और विष, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आम जनता के लिए जन और विष उपयोग किया जाता था। तो ये लोग भी आते थे यज्ञ में और उपहार लेकर के आते थे। अगला टॉपिक है जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जन, आप जानते हैं जन किसको कहते हैं। आम जनता के लिए जन का प्रयोग किया जाता था। तो जहां पर जन रहते थे उनको जनपद कहा जाने लगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जनपद क्या हो गया, एक समूह हो गया, लोगों का एक समूह हो गया। ठीक है। जन के बसने की जगह। अब ये जनपद 3-4 जगह पे खुदाई करने से मिला है। ठीक है। एक है दिल्ली में पुराना किला, ये वाला खुदाई करने से मिला है, ये जनपद है। मेरठ के पास हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आप जानते हैं महाभारत में ये एक जगह था। महाभारत जब आप देखते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ तो हस्तिनापुर के राजा के बीच ही हुआ था। ठीक है। और एक मिला है एटा, यूपी में एक एटा जगह है, यहाँ पर अंतर जिखेरा। ठीक है।
इस नाम का एक जनपद था। ये सभी जनपद है, हस्तिनापुर, अंतरजिखरा, ये सभी जनपद है। ठीक है, और इन जनपदों का अध्ययन करने के बाद जो खुदाई में अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों के अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि जो जनपद में लोग रहते थे वो झोपड़ियों में रहते थे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इससे पहले जब हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि वो बड़े बड़े महल बना रहे थे, 1 या 2 मंजिली इमारत बना रहे थे, उनके पास पक्की 4 दीवारियां थी। लेकिन उस सभ्यता के खत्म होने के बाद अब यहाँ देखिए जो जनपद वाला सिस्टम है ये हड़प्पा सभ्यता के बाद की सिस्टम है। तो यहाँ पे लोग फिर से वापस से झोपड़ियों में रह रहे हैं। ठीक है, लोग पशुपालन करते थे और अनाज में देखिए चावल, गेहूं, जौ, धान, तिल, दाल, सरसों, गन्ना। गन्ने को मैंने अलग कलर में लिखा है, कारण है इसके पहले जितने भी चीजें आपने पढ़ी है, हड़प्पा वगैरह में पढ़ी है, वहां गन्ना नहीं दिखता था। अब जनपद के अंदर गन्ने का भी अवशेष मिला है। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे जिसे चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। ठीक है, चित्रित धूसर पात्र, उस पात्र पे क्या, जैसे मान लीजिए एक मटका बनाए और इस पे कलरफुल पेंटिंग कर दिए। ठीक है, तो वो धूसर पात्र उस पे कलर करके बनाते थे। तो मिट्टी के बर्तन भी जनपद के लोग बनाते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जनपद के बारे में। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं महाजनपद की ओर। तो जैसे मान लीजिए एक जनपद है, बहुत सारे जनपद बने, उसके बाद क्या किया गया, बहुत सारे जनपदों को ग्रुप करके एक महाजनपद बना दिया गया। ठीक है, मतलब बहुत सारे जनपदों को जोड़ करके एक महाजनपद, और इस प्रकार के 16 महाजनपद भारत के अंदर बने। पूर्व के समय में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बर्मा तक सब एक ही था, भारतवर्ष कहलाता था। इसलिए आपको कहीं कहीं पर पाकिस्तान का क्षेत्र दिखेगा तो वो पुराने समय में सब एक ही थे। अब देखिए 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर उन 16 महाजनपदों का नाम है और उनकी राजधानी दी गई है। आइए देखिए, अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनपद का नाम दे दिया जाएगा और उसकी राजधानी पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो इसको देखना जरूरी है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, और इसका आप स्टेट भी देखते जाइए कि किस राज्य में है, किस देश में है। ठीक है, तो अंग हमारे बिहार में है, भागलपुर का क्षेत्र है। ठीक है, अब महाभारत अगर देखे होंगे तो वहां पर एक कर्ण नाम का कैरेक्टर है। तो कर्ण को कई बार आप देखेंगे बोला जाता है अंगराज कर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो अंग के अंग प्रदेश से आते थे। ठीक है, अंगराज कर्ण। तो अंग की राजधानी चंपा। मगध आपने नाम सुना होगा, महाराज अशोक वगैरह उसमें थे। तो मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, उसका एक नाम गिरिब्रज भी था, यह भी बिहार में ही था। तीसरा महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं। एक महाजनपद है वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी, ये भी यूपी में है। एक महाजनपद है वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला, 3 राजधानी दिखाया गया है। कारण यह है कि वज्जी जो है वो इस दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र वाला व्यवस्था लेकर के आया था। हमारे यहाँ इधर 1947-1950 में लोकतंत्र चालू हुआ है, जबकि वज्जी जो है ये उस समय में, इतने पुराने समय में 3000 साल पहले लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ पर था, तो आप कहेंगे वज्जी संघ। बहुत सारे राज्य मिलकर के एक महाजनपद बने थे। ठीक है, जो कि गणतांत्रिक था, लोकतांत्रिक था। ठीक, तो वज्जी की इसलिए बहुत 2-3 राजधानियां दिखाई गई, क्योंकि इस राज्य की अलग, इस राज्य की अलग, ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते थे। ठीक है, तो वज्जी एक गणतंत्र की तरह, जैसे आज हमारा क्या है, भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, सब मिलकर के एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद महाजनपद है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये भी यूपी में है। ठीक, अवंती, आपने एक मूवी देखा होगा बाहुबली। बाहुबली में जो देवसेना होती है वो अवंती की ही रहती है, अवंती की राजकुमारी, आप ध्यान देंगे। तो अवंती कहाँ पर है? उज्जैन, और इसकी राजधानी थी माहिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, ये भी एमपी में है। मल्ल, मल्ल एक महाजनपद है जिसकी राजधानी कुशावती, ये यूपी में है। पंचाल, पंचाल एक महाजनपद है, इसकी राजधानी अहिछत्र, ये भी यूपी में है। पंचाल से आप याद रखिए पंचाली, द्रौपदी का दूसरा नाम पंचाली था, तो वो इसी महाजनपद से बिलोंग करती होंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी है शक्तिमती, ये भी यूपी में है, बुंदेलखंड में। कुरुक्षेत्र, आप जानते हैं अभी हरियाणा दिल्ली के आसपास है कुरुक्षेत्र, यहीं पर लड़ाई हुआ था महाभारत का। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में मिलता है। मत्स्य, ये विराटनगर राजस्थान। ठीक है, अगला है कंबोज, इसकी राजधानी हाटक, उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। अस्मक, देखिए
यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान ऐसे करके हैं। पूरे महाजनपदों में सिर्फ एक महाजनपद था जो कि साउथ इंडिया में था, दक्षिण भारत में, उसका नाम है अस्मक। ठीक है, और इसकी राजधानी पोटली। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन पूछे कि महाजनपदों में दक्षिण भारत में कौन सा था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अस्मक, और उसकी राजधानी पोटली या पोतन। ठीक, और अंतिम गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये कहां पर है, रावलपिंडी एंड पेशावर, ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। गांधार से आप महाभारत में देखेंगे गांधारी है, वहीं से बिलोंग करते थे शकुनी मामा। ठीक है, तो अगर आप महाभारत से देखेंगे तो 3, 4, 5 यहाँ से कनेक्शन मिलेगा। तो ये 16 महाजनपद है, इनकी राजधानी आप याद रखेंगे। अब एक चीज और देखिए, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है कि कहां से कितने महाजनपद थे। तो यूपी से अगर काउंट करेंगे तो 8 महाजनपद निकले थे। ठीक है, जो आज का हमारा यूपी है इससे 8 महाजनपद, बिहार से 3, ठीक, एमपी से 1, राजस्थान से 1, दिल्ली से 1, पाकिस्तान से 1 और साउथ इंडिया से 1, ऐसे करके 16 महाजनपद हमारे पास अवेलेबल थे उस समय पर। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में, पिछले अध्याय में देखा था कि जो राजा होते थे उनके पास कोई महल नहीं होता था, राजधानी नहीं होती थी, अस्थायी सेना नहीं होती थी। लेकिन जब महाजनपद का निर्माण होता है तो यहाँ पर राजा के पास अस्थायी सेना भी थी, ठीक है, महल भी बनवाते थे, अपनी राजधानी भी बनवाते थे। ठीक, तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, पैसे की जरूरत होगी, धन की आवश्यकता होगी। देखिए, जो पुरानी व्यवस्था थी महाजनपद से पहले की, उसमें अस्थायी सेना नहीं होती थी, कोई राजधानी नहीं होता था, कोई महल नहीं होता था। जो सबसे कुशल योद्धा थे उसको राजा मान लिया जाता था। लेकिन जब महाजनपद का निर्माण हुआ तो यहाँ पर अस्थायी सेना भी हो गई, राजधानी भी बनाई गई और महल भी बनाते थे अपनी राजधानी में। ठीक है, तो इसके लिए इनको धन की आवश्यकता होती थी। और पहले व्यवस्था ये थी कि लोग अपने राजा के लिए कुछ उपहार लेकर के जाते थे और राजा उसी उपहार से अपना काम चलाते थे। लेकिन अब सिर्फ उपहारों पर निर्भर न होकर राजा ने टैक्स लगाना स्टार्ट किया। ठीक, कहाँ कहाँ पर टैक्स लगाया, देखिए, फसलों पर लगाया, फसल के जो उत्पाद होते हैं उस पर टैक्स लगाया गया, कारीगरों पर टैक्स लगा दिया गया, पशुपालकों पर, पशुपालक जो मवेशी रखे हैं उसका जो उत्पाद होगा उसको बेचने पर जो उनको फायदा होगा उस पर टैक्स लगा दिया गया, व्यापारियों पर टैक्स लगाया गया, और आखेटक एवं खाद्य संग्राहक पर भी टैक्स लगा दिया गया। अब आखेटक एवं खाद्य संग्राहक हमने बहुत पहले देखा था, पुराने जमाने में होते थे, लेकिन कुछ लोगों ने जनपद, महाजनपद ये चीजें विकसित की और उसमें रहना स्टार्ट किए। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी जिंदगी को जी रहे थे जो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, बहुत ही पुराने, पूरा पाषाण काल के समय की पद्धति थी, वही जीवन अभी भी कई लोग जी रहे थे। तो इनसे भी राजाओं ने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप सोच के देखिए कि इस आखेटक और खाद्य संग्राहक से टैक्स में क्या मिलता होगा। वही चीजें, जानवर का मांस दे देते होंगे या कोई मवेशी दे देते होंगे, या फिर जो अनाज इन्होंने जमा करके रखा है उसको ये राजा को दे देते होंगे। तो इस प्रकार के टैक्सेस लगाए गए। आप समझ गए हैं कि टैक्स क्यों लगाया गया। अब देखिए, इसी समय में कृषि में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, कृषि में 2 बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला है कि देखिए, पहले लकड़ी के फाल से, वो जो खेत जोतने के लिए हल और बैल का इस्तेमाल होता है उसमें लकड़ी के फाल लगे होते थे। ठीक है, और बैल उसको खींचता था और खेत की जुताई होती थी। तो ये जो है उतना कारगर नहीं था। अब लोहे का खोज हो जाने के बाद हल के फाल जो है वो लोहे के बनने लगे, तो लोहे के फाल से अच्छी तरीके से खेत की जुताई हो पाती थी। ठीक है, और दूसरा ये बदलाव आया कि व्यक्ति पहले धान की खेती, ऐसे धान का बीज छिड़क देते थे और जो पौधा उगना होता था उगता था और फिर बहुत कम पैदावार होती थी। लेकिन अब लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। रोपण जो आज हम लोग विधि यूज करते हैं कि पहले उसके बीज को कहीं पर उगाते हैं और जब वो थोड़ा बड़ा पौधा हो जाता है उसको निकाल करके फिर खेत में उपजाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव आए कृषि के अंदर, और राजा इन बदलावों को ज्यादा समर्थन कर रहे थे। कारण है कि जब यहाँ पर फसल का पैदावार ज्यादा होगा तो जो फसलों पर टैक्स ले रहे हैं इससे उनको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो राजा इन चीजों को बढ़ावा देना चाहते थे, जो महाजनपद के राजा थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण। 2 क्षेत्र का सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है बुक में, एक मगध और एक वज्जी। आप जानते हैं, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा 16 महाजनपद है, इसमें से मगध महाजनपद जो था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। बाकी महाजनपदों से बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में था मगध। अब इसके पीछे क्या कारण था, बाकी महाजनपद क्यों पीछे छूट गए और ये क्यों शक्तिशाली हो गया? इसके 2-3 कारण थे। देखिए, एक तो मगध के पास गंगा और सोन जैसी नदी थी जो मगध के क्षेत्र में बहती थी। तो नदी के होने से क्या हो गया, यातायात का साधन हो गया, जल मार्ग से कहीं भी जाना होता था।
जल वितरण, उनको अपने प्रजा में जल के वितरण की समस्या नहीं हुई, और खेती करने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनके पास पानी था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये टैक्स भी ज्यादा वसूल पाएंगे, यातायात ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे, वहां से भी धन इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला कारण है कि मगध क्यों स्ट्रांग बना। दूसरा है, मगध में एक हिस्सा जो है वो पूरा जंगल था। ठीक है, इस जंगल से इसको दो चीजें प्राप्त होती थी, एक तो लकड़ी और दूसरा एक जानवर हाथी। तो लकड़ी से वो घर, रथ के पहिए, ये सारी चीजें बनाते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करते थे। और जो हाथी था, इस हाथी को प्रशिक्षित करके अपने सेना में शामिल करते थे। ठीक है, तो मगध का जो सेना होता था वो किससे होता था, हाथी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो मगध के एक राजा हुए अशोक ने हाथी के मदद से पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो हाथी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय था। तो इन चीजों के होने के कारण मगध और भी स्ट्रांग हो गया। ठीक है, और एक चीज है, लौह अयस्क के खदान भी मगध के अंदर मौजूद थे। तो ये सारी चीजें उसके लिए क्या हो गई, संजीवनी बूटी का काम किया, और ये मगध बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, मगध पर देखिए, मगध एक क्षेत्र है, ये कोई वंश नहीं है। मगध एक क्या था, एक एरिया है। इस एरिया में अलग अलग समय पर अलग अलग वंश की स्थापना हुई और अलग अलग राजा इस पर राज करते रहे। तो जो सबसे पहला वंश मगध पर शासन करता है वह था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार नाम का राजा है, इसने हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके राजा बन गया। ठीक है, इसलिए इस वंश को कई बार पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को कई बार पितृहंता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिसने स्थापना की बिंबिसार ने, इसको इसके पुत्र ने मार दिया और राजा बन गया। और आगे चल के अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी अजातशत्रु को मार दिया और वो फिर राजा बन गया। ठीक है, तो ये एक अपने पिता को मार मार करके राजा बन रहे थे, इसलिए पितृहंता कहा जाने लगा इसको, हर्यक वंश को। बिंबिसार ने क्या किया था कि मगध की राजधानी राजगीर जो आज का क्षेत्र है, राजगृह या गृहब्रज, इसको रखा था। अजातशत्रु ने राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर उदयन जब राजा बनता है तो उसने राजगीर से राजधानी हटा करके पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, बिहार की राजधानी आज भी पटना है, तो उसकी स्थापना किसने की थी, उदयन ने पटना की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये कुछ राजा थे जो मगध में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे। ठीक, इसके बाद एक वंश आता है नंद वंश। ये सीरियल में नहीं लिखा हुआ है, जो राजा इसमें अच्छे काम किए हैं उनका ही नाम लिख रहे हैं। तो नंद वंश, इसके एक अंतिम राजा थे घनानंद। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मगध के उत्कर्ष में। ठीक है, तो घनानंद जैसे वो अपने नंद वंश का सबसे अंतिम शासक थे। इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से हरा करके नंद वंश को मिटा दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो ये चीजें आपको किसी सेपरेट वीडियो में, जितने वंश हैं, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, जितने भी वंश है प्राचीन भारत के, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए विषय वस्तु पर रहते हैं। इसके बाद देखिए, इन हाथियों का इतना खौफ था। देखिए, सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप और ये मैसेडोनिया का राजा था। इसने सोचा था मैं पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त करूंगा। तो जब ये पूरी दुनिया पे तो विजय नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन भारत में जब आया युद्ध करते करते, तो इसकी सेना ने मना कर दिया, क्योंकि उसकी सेना के मन में खौफ था कि इनके पास पैदल, घुड़सवार और हाथी, ये तीनों सेना है। ठीक है, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये चीजें देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था उस समय पर। इसके बाद हमारा टॉपिक है वज्जी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था वज्जी क्या है, दुनिया का पहला लोकतंत्र है। ठीक है, वज्जी में लोकतंत्र या गण या संघ की स्थापना थी। देखिए, गण या संघ, ये क्या था, कई शासक मिलकर के संघ का निर्माण करते थे। बहुत सारे शासक अपने अपने राज्य के राजा एक जगह मीटिंग कर दिए और वो संघ का निर्माण हो गया। ठीक है, संघ की नियमित सभा होती थी। ठीक है, संघ में नियमित सभा होती थी, वो हमेशा विचार विमर्श करते रहते थे कि आगे क्या प्लान किया जाएगा, कहीं पर अगर युद्ध करना है तो कैसे करना है, शांति समझौता करना है तो कैसे करना है, वो सारी चीजें सभाओं के मुताबिक ही करते थे। ठीक है, सिर्फ इन सभाओं में स्त्री, दास और कमक्कार को वर्जित करके रखे थे कि ये लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, स्त्री, दास और कमक्कार। ठीक है, अब एक प्रसंग आता है कि जो ये अजातशत्रु है, हर्यक वंश का शासक, अजातशत्रु की इच्छा थी कि हमें वज्जी संघ को जीतना है। और दिक्कत ये है, बात ये थी कि जो मगध वंश है उसके बगल में ही था वज्जी संघ। ठीक है, मगध के जस्ट बगल में था वज्जी संघ और मगध पावरफुल था, तो इसकी इच्छा होती थी कि वज्जी संघ को मिला ले।
लेकिन वज्जी एक गणतंत्र होने के कारण और कई सारे शासकों का एक ग्रुप होने के कारण ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, ये इतना स्ट्रांग था कि ये आज से 1500 साल पहले तक भी अस्तित्व में था। ठीक है, तो देखिए वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने का जो अजातशत्रु की इच्छा थी, इसके लिए क्या करता है वो अपने मंत्री, अजातशत्रु का मंत्री था वशक्कार। ठीक है, इस वशक्कार को महात्मा बुद्ध के पास भेजा सलाह मशवरा करने के लिए कि हमें वज्जी संघ को जीतना है तो क्या किया जाए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने वशक्कार को कहा था कि इन सारी चीजों का पता लगा कर आओ, अगर ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं तो वज्जी संघ को जीता नहीं जा सकता है, और अगर ये चीजें इन चीज में कमी आती है तो वज्जी संघ को जीतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने क्या क्या पॉइंट दिया था कि सबसे पहले वज्जी में अगर पूर्ण और नियमित सभाएं होती रहेंगी तो उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद संघ के अंदर सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे होंगे, पारंपरिक नियमों का पालन कर रहे होंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन कर रहे होंगे, वज्जी महिलाओं का सम्मान यानी कि महिलाओं को बंधक नहीं बनाएंगे, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। उसके बाद चैत्यों का रख रखाव, चैत्य मतलब होता है बौद्ध धर्म में पूजा घर, जो हमारा मंदिर होता है ऐसे ही बौद्ध धर्म का जो चैत्य क्या है, पूजा घर है, इनका रख रखाव करेंगे। और अनेक धर्मों के, अलग अलग धर्म के अगर संत आते हैं तो उनके प्रवेश पर रोक नहीं लगाएंगे। अगर ये सारी चीजें वज्जी में हो रही है तो उसको जीतना मुश्किल है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर इन चीजों में कमी है तो फिर वज्जी को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध का ये विचार था। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें वहां पर होती थी, नियमित तरीके से होती थी। ठीक है, तो अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण उस समय पर नहीं किया। बाद में देखिए जो गुप्त शासक थे उन्होंने आज से 1500 साल पहले वज्जी को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो बहुत दिनों तक वज्जी चलता रहा, फिर लास्ट में कमजोर हो जाने पर इसको गुप्त शासकों ने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जहां तक रही बात, कई लोगों को रहता है कि ये वंश वगैरह क्या है। ठीक है, तो इन वंशों को हम एक सेपरेट चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो बुक में जो जो नाम दिया था मैंने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लेकिन इसका एक अलग से वीडियो आएगा जिसके अंदर सारे वंश के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। जो व्यक्ति नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज का लाभ उठा सकें, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।